दोस्तों नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हिंदी की पेडागोजी का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले एक लेक्चर हम पहले अपलोड कर चुके हैं, वो अगर नहीं देखा है तो इस चैप्टर के बाद उसको आप लोग देख लेना। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन से होते हैं, ये चैप्टर है और इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन और भी होंगे। दूसरी चीज़, हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर 8447410108 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके जो नोट्स ऑर्डर करते हैं, उन्हें हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर कोरियर के माध्यम से भेजते हैं। चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो डी ट्रिपल एसबी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो केवीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एनवीएस का एग्ज़ाम हो, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या दूसरे टीचिंग एग्ज़ाम हो, सबके नोट्स कोरियर के माध्यम से भेजे जाते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए सभी प्रकार की पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, हिंदी की पेडागोजी, इंग्लिश की पेडागोजी, मैथ की पेडागोजी, साइंस की पेडागोजी और उसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर सब प्रकार के अगर नोट्स की पीडीएफ चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से पीडीएफ फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। देखते हैं, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। सामान्यतः सभी विषयों के शिक्षण सिद्धांत लगभग एक समान होते हैं। शिक्षण में बालकों की रुचियों, प्रवृत्तियों, व्यक्तिगत विभिन्नताओं, क्षमताओं आदि का ध्यान रखा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान शिक्षण में इन प्रवृत्तियों पर विशेष बल दिया जाता है। शिक्षण देते समय विषय पर बल दिया जाता है। शिक्षण देते समय विषय एवं बालक दोनों का ही ध्यान रखा जाना बहुत आवश्यक है। भाषा शिक्षण से हमारा अर्थ बालकों की भाषा के संबंध में सम्यक जानकारी प्रदान करने से है। भाषा की शिक्षा देते समय भाषा प्रकृति को ध्यान में रखना पड़ता है, जिसके लिए कुछ सिद्धांतों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कुछ सिद्धांत देखते हैं। नंबर 1, अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। भाषा शिक्षण करते समय भाषा एवं उसकी पाठ्य सामग्री के प्रति रुचि उत्पन्न करना आवश्यक है। अतः हिंदी पाठ्य सामग्री और उसकी शिक्षण प्रणालियों का चुनाव बच्चों की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। हिंदी भाषा के शिक्षण में बच्चों की रुचि उत्पन्न करने के लिए अध्यापक अनेक उपाय कर सकता है। किसी वस्तु, उसके मॉडल या चित्र को दिखाकर वह बच्चों में उसके बारे में जानकारी की जिज्ञासा पैदा कर सकता है। बच्चों को कविताएँ कंठस्थ करने की भी प्रेरणा वो दे सकता है। बच्चों का अंत्याक्षरी द्वारा भी भाषा सीखने की प्रेरणा उनको दी जा सकती है। अंताक्षरी प्रतियोगिता में दल जीतता है, उसके प्रत्येक सदस्य में आत्मगौरव की भावना पैदा होती है। यानी कहने का मतलब ये था कि अभिप्रेरणा और रुचि का जो सिद्धांत है, उसके अकॉर्डिंग एक टीचर बच्चों को मोटिवेट कर सकता है, उनके अंदर रुचि पैदा कर सकता है, उनको प्रोत्साहित कर सकता है और उसके कई सारे तरीके हो सकते हैं। चाहे कविताओं को मौखिक याद करके हों, चाहे वो अंताक्षरी वगैरह करवा के हों, बहुत सारे तरीके हैं जिससे ऐसा किया जा सकता है। दूसरा है क्रियाशीलता का सिद्धांत। बालक क्रियाशील होता है, उसे करके सीखने में आनंद का अनुभव होता है। प्राय सभी प्रमुख शिक्षार्थियों ने, जिनमें फ्रोबेल, डीवी, गांधी, पारक, मोंटेसरी, ईस्ट आदि मुख्य हैं, इन्होंने इस सिद्धांत पर बहुत ज़्यादा बल दिया है। भाषा की शिक्षा के समय क्रियाशीलता के सिद्धांत को अपनाना आवश्यक है। भाषा शिक्षण के समय छात्रों को सतत क्रियाशील रखने के लिए प्रश्न पूछना, स्कूल के साहित्यिक कार्यक्रम चलाना, छात्रों को सतत क्रियाशील रखने के लिए प्रश्न पूछना, समूह के साहित्यिक कार्यक्रम चलाना स्कूल के इसके अलावा अच्छा इसके अलावा स्कूल के इसके अलावा छात्रों को उसमें क्रियाशील रखना, पाठों का अभ्यास करना, मौखिक और लिखित कार्य करना आदि कार्य अपनाए जा सकते हैं। इससे छात्रों के अध्ययन में रुचि बढ़ती है, पाठ जल्दी याद होता है तथा कक्षा का वातावरण क्रियाशील बनता है। तीसरा सिद्धांत है भाई अभ्यास का सिद्धांत। मनोविज्ञान का ये मानना है कि पाठ जितना तेजी से बालक याद करते हैं, उससे तीव्रतर गति से वो विस्मृत करते हैं। इसी कारण अभ्यास का सिद्धांत आवश्यक है। इससे विस्मृति रुकती है तथा छात्रों का ज्ञान उत्तरोत्तर विकसित होता है। भाषा के कलात्मक पक्ष के लिए अभ्यास आवश्यक है। यानी ये कहता है कि मनोविज्ञान ये मानता है कि बच्चा किसी भी पाठ को जितना तेजी से याद करता है, उसको रिवाइज़ और उसको जो अभ्यास करता है, वो उससे बहुत ज़्यादा तेज़ करता है। तो इसलिए प्रैक्टिस जो है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। चौथा है
जीवन समन्वय का सिद्धांत। जीवन समन्वय का सिद्धांत। प्रत्येक सत्र पर बच्चों का एक संसार होता है और जैसे-जैसे वे बड़े होते जाते हैं, वैसे-वैसे अपने ढंग से एक नए संसार की कल्पना करने लगते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि बच्चे उन विषयों एवं क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं, जो उनके वास्तविक जीवन से संबंधित होती हैं। अतः अध्यापक को ये क्या करना चाहिए कि बच्चों को पढ़ाने के लिए पाठ्य सामग्री वो चुनें, उसका संबंध उनके जीवन से होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक का संबंध की सामग्री का संबंध उनके जीवन से अगर जुड़ेगा, तो वे सीखने में बच्चे ज़्यादा रुचि लेंगे। साहित्य के 2 पक्ष होते हैं, एक आपका गद्य और दूसरा आपका पद। अध्यापक को चाहिए कि बच्चों को गद्य शिक्षण के लिए सामान्य व्याकरण का व्यावहारिक ज्ञान व पद शिक्षण के लिए शब्द शक्ति, शब्द योजना, छंद, अलंकार और रसों का ज्ञान वो अवश्य करवाए। 5वां सिद्धांत है निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत। हिंदी भाषा शिक्षण के एक नहीं अनेक उद्देश्य होते हैं। हमें बच्चों के ज्ञान, कौशल, रुचि एवं अभ्यर्थी का विकास करना होता है। प्रत्येक उद्देश्य की प्राप्ति एक निश्चित अनुपात में होनी चाहिए। किसी उद्देश्य पर आवश्यकता से अधिक बल देना अथवा किसी को बिल्कुल छोड़ देना, दोनों ही ठीक नहीं है। कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें पाठ्य सामग्री का चयन करना चाहिए। पाठ्य सामग्री की एक रूपरेखा होनी चाहिए। उसे स्थूल रूप देना शिक्षक का काम है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को वर्णनात्मक निबंध लिखना सिखाया जाए और उन निबंधों का एक अच्छा सत्र हो। यह अध्यापक को स्वयं निश्चित करना कैसा सत्र होगा। हिंदी शिक्षण द्वारा अध्यापक को बच्चों में सौंदर्यानुभूति को जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि अध्यापक को शिक्षा देने से पूर्व पाठ के उद्देश्य और उन उद्देश्यों की प्राप्ति सामग्री का चयन बच्चों के सत्र के अनुकूल ही करना चाहिए, जिस लेवल के बच्चे हों। छठा सिद्धांत है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। सभी लोगों के अंदर अपने-अपने, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, तो ये व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत ज़रूरी है। मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षण देना चाहता है। सभी प्रगतिशील शिक्षा शास्त्रियों ने व्यक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत पर जोर ज़रूर दिया है। एक ही कक्षा के छात्रों में व्यक्तिक विभिन्नताएँ होती है। कोई छात्र शुद्ध उच्चारण नहीं करता, तो किसी का लेख स्पष्ट नहीं है। किसी का वाचन ठीक नहीं है, तो किसी का लेख अशुद्ध है। कोई मौन पाठ नहीं कर पाता, तो कई बार याद करने पर भी भूल जाता है। इसलिए अध्यापक को इन सब की व्यक्तिगत विभिन्नताओं एवं कठिनाइयों को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान करना चाहिए। छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों का भी निवारण करने का प्रयास उनको करना चाहिए। 7वां पॉइंट है भाई, अनुपात और क्रम का सिद्धांत। अध्यापक भाषा सिखाने के लिए पाठ्य पुस्तक को 1-2 पृष्ठ पढ़ाने, व्याकरण के नियम बताने और रचना कार्य देने के अतिरिक्त अपना कर्तव्य और कुछ भी नहीं समझता। परिणाम स्वरूप भाषा के सभी अंगों की शिक्षा अधूरी रह जाती है। भाषा सिखाने के केवल व्यावहारिक उद्देश्य के लिए भी बोलकर समझाने, लिखकर समझाने और सुनकर समझाने तथा पढ़कर समझाने की आवश्यकता है। भाषा शिक्षण के 2 अंग हैं, एक है ग्रहण और दूसरा है अभिव्यक्ति। दूसरों के विचारों को ग्रहण करने की प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है। एक है पढ़ने से और दूसरा है सुनने से। इसी प्रकार अपने विचारों को प्रकट करने की प्रक्रिया भी 2 प्रकार की होती है। एक है पढ़ने से और दूसरा है बोलने से। संक्षेप में विद्यार्थी के सामने भाषा सीखने के 4 उद्देश्य होते हैं। कौन से 4? नंबर 1, दूसरों के मुख से सुनकर समझने की योग्यता प्राप्त करना। भाषा सीखने का पहला उद्देश्य दूसरों के मुख से सुनकर समझने की योग्यता प्राप्त करना। दूसरा है स्वयं बोलने की योग्यता प्राप्त करना। तीसरा उद्देश्य है पुस्तक आदि को पढ़ने और पढ़कर समझने की योग्यता प्राप्त करना। और चौथा उद्देश्य है अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए सीखने की योग्यता प्राप्त करना। भाषा के इन 4 अंगों में उपयुक्त क्रम ही अपेक्षित है। अध्यापक को यही क्रम ध्यान में रखना चाहिए। सीखने के लिए सही क्रम यही है। जैसे अध्यापक का बोलना और विद्यार्थी का समझना तथा सुनना, विद्यार्थी का अनुकरण करना तथा बोलने का अभ्यास करना, विद्यार्थी का पुस्तक पढ़ना, शब्दावली आदि के ज्ञान की वृद्धि करना, व्याकरण सीखना, समझने की योग्यता प्राप्त करना। और चौथा है रचना द्वारा अपने विचारों को शुद्ध भाषा में प्रकट करना।
8वां सिद्धांत है भई जीवन एवं अनुभव से संबंध रखना। जिस विषय वस्तु का बच्चों के अपने निजी अनुभव एवं दैनिक जीवन से संबंध रहता है और जो उनके दिन-प्रतिदिन के जीवन में अनेक अनुभव में आती है, उनसे यदि शिक्षण का संबंध जोड़ दिया जाए, जोड़कर अध्यापक अपना काम करे, तो बच्चे सरलता से सीखेंगे, रुचि भी लेंगे, इंटरेस्ट भी दिखाएँगे। इसलिए बच्चों को उनके खेल-खिलौने, पशु-पक्षी, कथा-कहानी आदि से शिक्षण का संबंध बनाते हुए पढ़ाना चाहिए। ये एक सबसे बेस्ट तरीका है। इसके अंदर इसमें वो इस तरीके से वो अपने आप को टॉपिक के साथ फ़ैमिलियर समझेंगे, जान-पहचान वाला समझेंगे, कोरिलेट करेंगे और उनको आसानी रहेगी। 9वां सिद्धांत है अनुकरण का सिद्धांत। बच्चे अनुकरण द्वारा शीघ्रता से सीखते हैं। इसलिए बच्चे अपने शिक्षक के बोलने, उनके लिखने, उनके स्वर और गति आदि का बड़ा अनुकरण करते हैं और वैसा ही सीखने का वो प्रयत्न भी करते हैं। यदि माता-पिता और विद्यालय में शिक्षक के बोलने के ढंग में अंतर हो, तो बच्चे शिक्षक के बोलने के ढंग का अनुकरण करना अधिक पसंद करते हैं। जैसे किसी भी वर्ड को टीचर अलग बोलता है और माता-पिता अलग बोलते हैं। तो बच्चे का जो ट्रस्ट होता है, वो टीचर पे ज़्यादा होता है क्योंकि वो उसको एजुकेशन के अंदर या उस लाइन के अंदर सुप्रीम मानता है। इसलिए टीचर की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो किसी भी शब्द को बोलना, लिखना, उसका उच्चारण करना सही तरीके से करे ताकि उसके साथ-साथ वो अगर गलती करेगा, तो बहुत सारे बच्चे उसके साथ-साथ वही सेम गलती करेंगे और एक प्रकार से बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाने वाली है। यही कारण है कि बच्चों को विद्यालय में भेजने से उनके बोलने, भाषा ज्ञान आदि में विकास होता है और वे सुधरी-संवरी शुद्ध भाषा बोलना सीख जाते हैं। अतः शिक्षकों को स्वयं ये वही बात कर रहा है ना, जैसे मैंने बोला, अतः शिक्षकों को स्वयं अपने उच्चारण, स्वर, बोलने की गति, लेखन आदि को शुद्ध, स्वच्छ रखने का अध्ययन करना चाहिए, जिससे छात्र भी उनका अनुकरण करके शुद्ध, स्वच्छ और ठीक स्वर गति से पढ़ना-लिखना सीख जाए। 10वां सिद्धांत है बोलचाल का सिद्धांत। भाषा शिक्षण की पुरानी पद्धति के अनुसार कक्षा में अध्यापक आता था, पाठ को पढ़ाता था, धारा प्रवाह बोलता था, फ्रीक्वेंट बिल्कुल जोर-जोर स्पीड से। कक्षा के बालक मूल श्रोता बनकर वो सुनते थे। परंतु कक्षा का वातावरण शांत हो, अध्यापक सक्रिय और बालक बहरे, गूंगे जैसे बैठे हों, तो भाषा शिक्षण कदापि प्रभावकारी नहीं होगा। इसी कारण आज के शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने बोलचाल के माध्यम से भाषा की शिक्षा पर बल दिया है। बोलचाल के शिक्षण में 2 बातें मुख्य हैं। नंबर 1 कानों द्वारा सुनना, नंबर 2 मुख द्वारा बोलना। काकनियस और जॉन राक काकेनियस और जॉन राक ने कहा है कि भाषा को पहले बोलचाल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। बोलचाल के सिद्धांत की निम्नलिखित उपयोगिताएं होती हैं, जैसे नंबर 1 भाषा का संबंध मुख एवं कान दोनों से है। भाषा का जो संबंध है वो मुख और कान दोनों से है। इसका अर्थ बोलने एवं सुनने दोनों से है। इस कारण बोलचाल भाषा शिक्षण के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कहते हैं कि बोलचाल की पद्धति से बालकों का ध्यान पाठ की ओर तीव्र गति से आकृष्ट होता है। उनका ध्यान पाठ में एकाग्रित हो जाता है, वो उसमें लीन हो जाते हैं। तीसरा है बोलचाल के द्वारा अगर भाषा का शिक्षण प्रदान किया जाए, तो भाषा सीखने में कम समय लगता है। चौथा है बोलचाल के माध्यम से प्राप्त किया गया ज्ञान विस्मृत होता है, वह स्थायी हो जाता है। पांचवा है इससे छात्र व्याकरण सम्मत, शुद्ध, परिष्कृत, गतिशील, रोचक एवं स्वाभाविक भाषा बोलते हैं। छठा है बोलचाल की पद्धति से छात्रों को अपने विचारों एवं भावों के व्यक्ति का पूर्ण अवसर प्रदान होता है। इससे उनकी सृजनात्मक शक्ति एवं अभिव्यक्तिकरण की क्षमता में वृद्धि होती है। और सातवां है इस पद्धति से छात्रों का उच्चारण सुधरता है, लय, मात्रा, चिन्ह आदि का समुचित प्रयोग वो करने लगते हैं। 11वां सिद्धांत है भाई चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत हिंदी भाषा शिक्षण के लिए कब किस सिद्धांत या पद्धति का सहारा लिया जाए, इसकी सटीक जानकारी अध्यापक को बिल्कुल होनी चाहिए। किसी पाठ को किस रूप में प्रस्तुत करके छात्रों को सरल और सहज ग्रहण बनाया जाए, इसके लिए अध्यापक को बहुमुखी प्रयास करते रहना चाहिए और जो रूप अधिक प्रभावकारी होता है उसका चयन करे, जिससे छात्रों को बहुत ज्यादा लाभ हो। 12वां सिद्धांत है बाल केंद्रितता का सिद्धांत, चाइल्ड सेंटर्ड। भाषा शिक्षण के समय इस बात पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए कि शिक्षण का केंद्र बालक हो।
अध्यापक को अध्यापन के समय इतना आत्म विभोर नहीं होना चाहिए कि बालक ही विस्मृत हो जाए। टॉपिक जो है, अध्ययन का जो विषय है, वो बच्चे के ऊपर केंद्रित हो। अध्यापक या टीचर इतना लीन ना हो जाए कि बच्चा उस टॉपिक के सेंटर से हट जाए और चीज़ कहीं और ही चली जाए। इसलिए भाषा शिक्षण का केंद्र बालक हो। बालक को स्वभाव, समता, रुचि, सतर आदि का ध्यान रख कर ही शिक्षण प्रदान करना चाहिए। 13वां है शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। शिक्षण के कुछ सामान्य सूत्र हैं, जिनके अनुसार शिक्षण कार्य करने से बच्चों को सीखने में सरलता, सुगमता और स्थायित्व प्राप्त होता है। जैसे सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, आगमन से निगमन की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, आदि आदि। शिक्षण में इन सूत्रों का आधार और पालन करने से शिक्षण ज्यादा प्रभावशाली होता है। 14वां है साहचर्य का सिद्धांत। बच्चे दूसरों को सुनकर बोलना तो सीखते रहते हैं, परंतु इस प्रकार सीखे गए शब्दों को समझने के लिए साहचर्य का होना बहुत जरूरी है। बच्चा माँ को माँ या मम्मी कहने के साथ शिवम को भी देखता है। इस प्रकार शब्दोच्चारण और वस्तु अथवा व्यक्ति विशेष दोनों का साथ साथ अर्थात साहचर्य होने से बच्चों को उस शब्द की समझ और पहचान हो सकेगी। इसी प्रकार शब्दोच्चारण और वस्तु अथवा व्यक्ति विशेष दोनों का साथ अर्थात साहचर्य होने से ही बच्चों को शब्द की समझ और पहचान हो पाएगी। इसी प्रकार अन्य शब्द जैसे दूध, पानी, चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली आदि को दिखाकर इन शब्दों को बोलने से वह इन शब्दों को समझने लगता है और इन वस्तुओं को देखकर उनका नाम उच्चारण करना सीख जाता है। यह सब साचर्य के सिद्धांत की ही महिमा है कि बच्चे आरंभ में लिपि का ज्ञान भी अक्सर ए की आकृति के साथ साथ अमरूद का चित्र भी साथ में बना हुआ देखते हैं और इसी प्रकार क अक्षर के साथ कबूतर आदि का चित्र और दोनों के साचर्य से अक्षर ज्ञान सरलता पूर्वक प्राप्त कर लेते हैं। अतः बच्चों को भाषा शिक्षण के लिए जितना अधिक प्रत्यक्ष वस्तुओं अथवा उनकी आकृतियों, चित्रों, मॉडलों आदि को दिखाकर साचर्य का अवसर दिया जाएगा, उतनी ही सरलता और सुगमता से वे भाषा सीखने में समर्थ होंगे। 15वां है भाई आवर्ती का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों से सिद्ध हो चुका है कि हिंदी सीखने में आवर्ती का बहुत बड़ा महत्व है। सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाए वह उतनी अधिक देर तक याद रहेगी। बच्चों को जो कुछ पढ़ाया जाए उसकी आवर्ती उसी समय उसी दिन तो की जा सकती है। साथ ही साथ जब भी अवसर मिले उस ज्ञान अथवा क्रिया का प्रयोग करते रहना चाहिए। कुछ विद्वान इस सिद्धांत को प्रयोग का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रयोग में सीखे हुए ज्ञान या क्रिया की आवृत्ति होती है, इसलिए इसे आवर्ती का सिद्धांत कहना उचित होगा। एक क्रिया या ज्ञान की किसी बात को बार बार दोहराने से वह अच्छी प्रकार से याद हो जाती है। इसलिए किसी ने कहा है कि बार बार दोहराना स्मृति के माता और पिता हैं। याद रखना भाई, बार बार दोहराना स्मृति के माता और पिता हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। दोबारा फिर वही कहूंगा कि ये हिंदी की पेडागोजी का चैप्टर नंबर 2 था, पहले आ चुका है, दूसरा ये और काफी सारे लेक्चर बाद में भी आने हैं। और 8447410108 ये हमारा व्हाट्सएप पर कॉलिंग नंबर है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर स्टडी मटेरियल हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। पूरे भारत में हर प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स के लिए आप फटाफट इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ जल्दी फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। आज के लिए इतना ही था, कल फिर मिलेंगे।